नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडवाना लैंड न्यूज। मैं हूं तन्वी। आइए देखते हैं अब तक की ताजा खबरें। कुमार श्याम गोंडवाना लैंड न्यूज भोपाल से बोल रहा हूँ। इस समय हमारे बीच में डॉक्टर सुनीलम, जो पूर्व विधायक हैं और किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आइए उनसे बारे में चर्चा करते हैं कि क्या उनका आंदोलन चल रहा है, कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद जी। पहली बात यह है कि देखिए, देश में जो आज भी जो बहुसंख्यक जो है वो किसान है। वैसे पूरी दुनिया में किसान ही था पेशे के तौर पर, लेकिन दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में किसानों को पूरा खत्म कर दिया। पहले आदिवासियों को खत्म किया, है ना जी, और रेड इंडियंस को खत्म किया, नॉर्मन्स को खत्म किया, एबोरिजिनीज को खत्म किया। ये जो पहले मतलब ये पूरे के पूरे आदिवासियों को खत्म किया और फिर उसके बाद किसानों को खत्म किया। तो वही किसानों के खात्मा जो है वो कैसे किया जाए, किसान, किसानी और गांव को कैसे खत्म किया जाए, ये मोदी सरकार का, भारत सरकार का ये एजेंडा है। इसी के लिए पूरी योजनाएं बनती हैं। और ये मामला ऐसा नहीं है कि वो कोई व्यक्तिगत स्तर पे खिलाफ है। उनकी ये समझ की समस्या है। उनकी समझ ये है कि जब तक खेती, किसानी, गांव, आदिवासी खत्म नहीं होगा तब तक विकास नहीं हो सकता। अच्छा। और इसलिए आपने देखा कि जितने भी प्रोजेक्ट बनते हैं वो सब आदिवासी इलाके में बनते हैं। जी। आज तक आजादी के 76 वर्षों में 10 करोड़ लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं। और हम लोग सरकार से बार बार कहते हैं कि भाई ये 10 करोड़ का क्या हुआ, विस्थापित आपने किया, जलाशय, हाँ, आपने जो है कहीं डैम बनाया, कहीं पार्क बनाया, कहीं सड़क बनाई, कहीं आपने कारखाना बनाया, कहीं पावर हाउस बनाया, कहीं कोयला खदान बनाया, कुछ भी बनाया। तो ये जो 10 करोड़ हैं इनका हुआ क्या, इसका कभी व्हाइट पेपर आना चाहिए। मुझे लगता है कि एक ऐसा सवाल है कि किसानों को और आदिवासियों को मिल करके, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान जमीन जो जाती है वो आदिवासी की जाती है, इसके बाद में किसान की जाती है। हालांकि किसान और आदिवासी में कोई आप अंतर नहीं कर सकते हो, दोनों एक ही है ना। हर आदिवासी खेती पर ही निर्भर है ना, या वनोपज के ऊपर निर्भर है, या बहुत है तो मजदूरी के ऊपर निर्भर है। जी, भारत में पूंजीवाद कब से शुरू हुआ? पूंजीवाद भारत में अलग से कोई शुरू नहीं हुआ। जब अंग्रेज इस देश में आए तो वो एक पूरी सभ्यता, संस्कृति को लेकर के आए। वो एक विकास के मॉडल को लेके आए। वो पूरा यूरोप का मॉडल था और उसके अंदर ही उन्होंने ये था, भाई पूंजीवाद आप किसे कहते हैं? जो पूंजी का केंद्रीकरण जो है, थोड़ा सुन लीजिए, आपने सवाल किया है। जो पूंजी का केंद्रीकरण है वो पूंजीवाद है ना। तो जो इस समय जो स्थिति है, मतलब पूंजीवाद के इस समय जो है वो 4-5 प्रतीक हैं। एक अडानी है, एक अंबानी है, एक मोदी है, एक अमित शाह है, एक डाबोल है। ये 5 लोग हैं जो इस देश के पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्यों करते हैं? कि ये पूरी दुनिया, मतलब पूरे देश के, जो बात मैं कर रहा था, किसानों को और आदिवासियों को पूरी तरीके से उनकी जमीन से उखाड़ के, उनके पास तो वही पूंजी है। सबसे बड़ा अगर कोई पूंजीपति पैदा होता है इस देश में या दुनिया में तो वो आदिवासी पैदा होता है, क्योंकि वो जहां पैदा होता है वहां पर जल, जंगल, जमीन, खनिज सब कुछ होता है। और उसको वहां से हटाना और वो जंगल पे कब्जा करना, वो खनिज के ऊपर कब्जा करना, वो फिर हीरे निकालना, है ना, ये सब काम। मैं अभी आ रहा हूं, हैदराबाद से आ रहा हूं। मैं हैदराबाद में था तो मालूम पड़ा कि वहीं पर केवल हीरे का व्यापार पूरी दुनिया में अकेला एक व्यक्ति करता था, जो निजाम था, है ना। और लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया के अंदर लोगों ने खदान जो है वो हीरे की निकाली। और कहां पे निकाली? जहां पर आदिवासी थे। तो आदिवासी तो लंगोटी में, और जो है हीरा व्यापारी जो है वो अरबपति है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनियां हैं, है ना, वो हीरे का व्यापार करने वाली कंपनियां हैं। तो पूंजीवाद यही है। और अगर आप विचार के तौर पे पूंजीवाद को समझना चाहें, है ना, तो पूंजीवाद का मतलब यह है कि आप, मैं और केवल मैं, यहां पर मैं से शुरू होता है और मैं पे ही खत्म जिसका होता है, मेरी नजर में वो पूंजीवाद। और मेरी नजर में अगर कोई समाजवादी है तो वो है आदिवासी,
क्योंकि वो मैं के ऊपर निर्भर ही नहीं है, वो पूरा प्रकृति के बारे में सोचता है, वो अपने समाज के बारे में सोचता है। मतलब आज भी इस तरीके की स्थिति है। मैंने बहुत लंबा समय बैतूल जिले के अंदर अपना निकाला है, मुझको 35 साल बैतूल जिले के अंदर हुए। मैंने देखा, मैं सबसे पहले कोयला खदानों के बीच में काम करता था और मैं आज भी देखता हूं आदिवासी जो है मतलब आज की तारीख में तनख्वाह वहां पर जो है 50,000, 60,000, 75,000 है, लेकिन आदिवासी जो मजदूर है वो अपना 7 दिन काम करता है, उसे लगता है कि ये 7 दिन से महीना चल जाएगा, तो उसके बाद वो जाता ही नहीं है। पूंजी का जो संग्रह है, वो जो करने वाले लोग हैं, जो करने वाले समाज हैं, जो करने वाली जातियां हैं, वो पूंजीवादी हैं। तो जो मुकाबला है वो असल में उस विचार के साथ में है, और वो लड़ाई सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ सकता है मजबूती और ताकत के साथ में, तो वो आदिवासी लड़ सकता है, क्योंकि उसका विचार ही समाजवादी है। मतलब जिसे कहते हैं एक तरफ तो वो जिसे कहा जाए एसेट्स के तौर पे अगर देखा जाए, मतलब जमीन के तौर पे देखा जाए, खनिज के तौर पे, जंगल और पानी के तौर पे देखा जाए, तो वो पूंजीवादी पैदा होता है, लेकिन विचार से वो समाजवादी पैदा होता है, क्योंकि वो फक्कड़दीन है, उसको संग्रह का नहीं है। आज भी जो है वो संग्रह करने का, आप आदिवासियों के आज गांव के अंदर जाएंगे तो आपको ये टीवी और फ्रिज और पूरा जितना आप किसी भी एक दूसरे के घर में चले जाइए, उसके पास जमाने भर का सामान होगा, आदिवासी के पास में नहीं होगा। न्यूनतम जरूरतें तो इस देश में या इस दुनिया में अगर लोगों को सीखना है ना, कि इस दुनिया को जो सबसे बड़ा संकट है इस समय वो पर्यावरण का संकट है। इस समय जो सबसे बड़ा संकट है वो पूरी की पूरी मानवता के ऊपर पर्यावरण का संकट है। पर्यावरण का संकट किसने पैदा किया? जो लोग एसी पे जो है चला रहे हैं, जो लोग कारखानों से प्रदूषित कर रहे हैं, जो लोग पूरे देश में प्रदूषण फैला रहे हैं, वो लोग हैं जो बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो उसको अगर बचाना है तो कौन बचा सकता है? अधिक से अधिक पेड़ लगाने से बच सकता है। लेकिन पेड़ का मतलब ऐसा नहीं होता, जो हमारे यहाँ पर मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं, यहाँ की सरकार जो है, या आजकल हर सरकार कहती है हम करोड़ पेड़ लगाएंगे, और करोड़ पेड़ का जब वो दावा करते हैं, इसके बाद में आप साल 2 साल बाद देखने जाएंगे, आपको नर्मदा के अंदर देखना हो, है ना, अभी उस इलाके के अंदर है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी आप उनसे कहिए कि आप भाई नर्मदा के आसपास चले जाए, तो लाखों पेड़ लगाए थे, उनका आता पता नहीं मिलेगा आपको, है ना। एक पेड़ बनने में कम से 20-25 से 100 साल लगता है, और आप किसी एक 100 साल के पेड़ को काट के अगर आप एक पौधा लगा देते हैं, है ना, जिसकी सुरक्षा का भी कोई इंतजाम नहीं है, तो जो पेड़ आज दे रहा है, ये जो आप आज लगा रहे हैं, ये 100 साल बाद देगा। इस बीच में क्या होगा? इस बीच में त्राही हो जाएगी। और आपको मालूम है, ये मालूम होना चाहिए, जो इस आपका चैनल को देख रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए। हम लोग जब ये कहते थे कि आपको पानी खरीदना पड़ेगा, लोग कहते थे पानी तो प्रकृति की देन है, पानी तो ईश्वर की देन है ना, लेकिन आज खरीदना पड़ रहा है ना। आज गांव के अंदर जो है वो जो 20 लीटर वाली बोतल जो है वो हर गांव के अंदर आज जा रही है, सुन ले आप, है ना। तो मेरा मतलब ये है कि अब हवा भी खरीदनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन के चैम्बर बन गए हैं पूरी दुनिया के बड़े देशों में। आप इतने ज्यादा आप प्रदूषित हो जाता है, आपके शरीर में इतना जहर चला जाता है कि आपको एक ऑक्सीजन चैम्बर में जाना पड़ता है। अब दिल्ली में भी खुल गया है ऑक्सीजन चैम्बर, अब कई शहरों में देश में भी खुल गया है, और वहां जाओ 1 घंटा दो, 1 घंटे का 250 रुपया लगेगा, फ्रेश ऑक्सीजन लेकर के आप निकलोगे, आपके दिन भर की जितनी गंदगी है आपके अंदर का, है ना, प्रदूषित वायु गई है, कीटाणु गए, सब गया, वो साफ हो जाएगा। मतलब आज हवा भी बेची जा रही है। हम लोग जो लोग हैं, हम लोग ये कहते हैं कि जल जंगल जमीन के ऊपर, पानी के ऊपर अधिकार होना चाहिए, समुदाय का अधिकार होना चाहिए, है ना जी। कि हसदेव के जंगल को अडानी को दे दिया। राहुल गांधी जी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हसदेव का एक भी पेड़ नहीं कटेगा। मैं हसदेव में गया, हसदेव में मैं उस पेड़ के नीचे गया जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर के राहुल गांधी जी ने यह बात कही थी। मैं उस बिलासपुर में गया, उन पूरे कोयला ब्लॉक के इलाकों में गया, मैं उन आदिवासियों से मिला। वहां पर एक दिन के अंदर 6000 पेड़ 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने काट दिए, जबकि उनकी ही अपनी सरकार थी। हसदेव मतलब कि छत्तीसगढ़ का फेफड़ा, है ना। अगर फेफड़ा जो है इन्फेक्ट हो जाता है तो कोरोना में क्या हुआ था?
कोरोना में ऑक्सीजन की कमी पड़ गई थी ना, तो फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे। तो हिंदुस्तान में ये जो 42 लाख लोगों की मौत हुई थी, ये ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, इनके फेफड़ों के संक्रमण हो जाने से हुई थी। और हमारा जो प्राकृतिक फेफड़ा है, उसको जब आप पूरी तरीके से खत्म आप कर दोगे जी। अब बीजेपी गवर्नमेंट है ना, तो बीजेपी तो अडानी की सरकार है। ये तो मतलब जो है, इस देश का अगर कोई सुपर प्राइम मिनिस्टर है तो वो तो अडानी है। आप इस बात को अच्छे ढंग से जानते हैं, है ना। तो अडानी को तो पूरा देश दे रहे हैं, उन्होंने पूरा जो है सब कुछ बंदरगाह दे दिए, उन्हें एयरपोर्ट दे दिए, उनको सड़कें दे दी, उनको ट्रेन दे दी, जो कुछ भी बचा वाला है वो भी सब। मतलब मोदी जी का अंतिम इच्छा ये है कि जाने के पहले भाई सत्ता से तो हटेंगे, हिटलर हट गया, मुसोलिनी हट गया, इंदिरा गांधी हट गई, तो ये कहां रहने वाले हैं, सब लोग हटते हैं। मतलब जो भी आता सत्ता में, संसदीय लोकतंत्र है, जनता कभी भी हटा देगी। तो जब हटा देगी तो उनकी अंतिम इच्छा क्या है कि इस पूरे देश को मैं अडानी अंबानी को सौंप करके जाऊं। तो सवाल ये है, ये बड़ी लड़ाई है। तो सबसे ज्यादा दावा किसका है? आदिवासी का सबसे बड़ा दावा है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ में रहता है, वो जहां पैदा होता है, यहां पर ये जल जंगल जमीन ये होता है। लेकिन आज सबसे कम ही उसके पास में है, तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है ना। दिक्कत ये है कि जंगल में अगर कोई लड़ने लग जाए तो उसको माओवादी बोलने लग जाते हैं, है ना। डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे थे, ये जो ईवीएम का जो मुद्दा है, अभी सरकार में बड़ी मुश्किल से बनी हुई है, तो जब तक ईवीएम है तब तक तो सरकार बदल नहीं सकती, इन लोगों की चलती है। इसके बारे में आप कहेंगे, ईवीएम के बारे में? हम तो पूरे देश में एक अभियान चलाते हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ। और ये बात हम इसलिए कहते हैं कि जिन लोगों ने ईवीएम इजाद की, जिन देशों ने ईवीएम को जो है शुरुआत की, उन सब देशों ने ईवीएम को अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया? उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उसमें पारदर्शिता नहीं थी। उसमें सवाल यह है कि मैंने वोट दिया तो वो मुझको दिख नहीं रहा कि जहां मैंने वोट दिया वो वहीं पर गया। अब इसमें इतने सारी गड़बड़े हैं कि आप ये देखिए कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हो गया, तो लोकसभा के चुनाव में 150 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट पड़े कुछ अलग और वोट निकले कुछ अलग। और ये सब जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर है। आज तक भारत सरकार ये बताने की स्थिति में नहीं है कि कुल मिला के ईवीएम, 2 कंपनियां बनाती हैं भारत सरकार की, कितनी ईवीएम बनी, कितनी ईवीएम सप्लाई हुई, कितनी ईवीएम खराब होकर के स्टोर में पड़ी हैं और कितनी आज काम कर रही हैं। ये जो स्थिति है, तो ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ा जो भ्रम है वो ये है कि आपने बटन दबाया, आपको एक चुनाव चिन्ह दिखलाई दिया, लेकिन वास्तव में उसी चिन्ह में गया या नहीं गया इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी गारंटी के लिए हमको क्या चाहिए? इसके लिए हमें चाहिए वीवीपीएटी पैट की 100% गिनती चाहिए। वो जो पर्ची आती है वो पर्ची की गिनती। अब हमारे को समझ में नहीं आता कि स्थिति ये है कि भाई इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। समझ सकते हैं कि मोदी का इलेक्शन कमीशन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तैयार नहीं है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर प्रश्न चिन्ह लग जाए किसी देश के अंदर, तो इससे बड़ा एक मतलब क्या कहा जाए कि त्रासदी कोई दूसरी नहीं होगी। हम लोग तो ये कहते हैं, और इंडिया गठबंधन भी ये बात को कहता है, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो लोग भी इस बात को कहते हैं कि आपको अगर ईवीएम से बहुत मोहब्बत है तो आप वीवीपीएटी पैट की 100% की पर्चियों की आप गिनती करवा दीजिए, है ना। एक बार आप करवा दीजिए पूरे देश के अंदर, है ना। फिर अगर लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ नहीं ईवीएम ठीक है, तो आप ईवीएम से करवा लेना। लेकिन जिस अविश्वास के चलते ईवीएम को हटाने का काम पूरी दुनिया के पश्चिम के उन देशों ने किया जो ईवीएम को लेकर के आए थे, तो भारत के अंदर भी इसको हटाना जरूरी है। और लोग ये कहते हैं, मैं अभी भोपाल में जैसे बैठा हूं, मैं जो मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव था, यहां तो ऐसा चल रहा था कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, है ना, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब मालूम पड़ा सब सफाया हो गया। तो मैं तो कूपन लेने के लिए आया मध्य प्रदेश विधानसभा में, और उस दिन आया तो मेरे से सब कर्मचारियों ने कहा, जिनका कोई राजनीति से लेन देना नहीं, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब जिंदगी भर आप कुछ करते रहना, लेकिन जब तक ईवीएम रहेगा
तब तक जो है मोदी को हराया नहीं जा सकता, भाजपा को हराया नहीं जा सकता। लेकिन एनडीए गठबंधन का जो सबसे बड़ा दल है कांग्रेस जी, इसमें खुलकर उसका विरोध नहीं करती है, इसमें आप क्या? नहीं, खोल करके देखिए कई जगह वो विरोध करते हैं, उनका मामला है कभी हाँ कभी ना। हाँ, ये दिक्कत क्या है कि वो लोग खुद ईवीएम लेके आए थे, सही है ना। है। और ईवीएम का खेला ये है कि जो सत्ता में आ जाएगा उसे लगता है कि हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। जी। ईवीएम है भारत की पुलिस सिस्टम जैसी, है ना, सब पुलिस से प्रताड़ित है ना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो पूरा का पूरा जो विपक्ष है वो आपको मालूम है इंदिरा गांधी ने जो है लाखों लोगों को 19 महीने जेल में डाल दिया था, सब परेशान थे। अब मोदी डाल रहा है सबको परेशान, है ना। लेकिन पुलिस की निष्पक्षता नहीं करेंगे। पुलिस जो है निष्पक्ष अगर हो जाए तो रोजाना 90 बलात्कार रोज हो रहे हैं। कलकत्ते वाली घटना भी आपने पूरी सुनी होगी, ठीक है, रोजाना 90, मतलब कलकत्ते की घटना के बाद में आज हम जब यहां बैठे हैं 1200 बलात्कार हो चुके हैं। ये इस देश की स्थिति क्यों? पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करती नहीं, पुलिस मामले को रफा दफा करती है, पुलिस जो है पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। पुलिस को जो एक वैज्ञानिक तरीके से अपराधी तक पहुंचने का काम करना चाहिए, त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, वो करने को तैयार नहीं है। वो राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे काम करती है। तो भाई जहां जिसकी सरकार है उसकी पुलिस है, तो पुलिस कोई कानून व्यवस्था के लिए नहीं है, न्यूट्रल नहीं है पुलिस केवल और केवल जो है सत्तारूढ़ दल के स्वार्थों की पूर्ति के लिए है, सत्तारूढ़ दल के साथ में जो अपराधी हैं उनको बचाने के लिए है, जो उनके लुटेरे हैं उनको बचाने के लिए है। अब इसमें सभी पार्टियां आ जाती हैं। मैं इससे मतलब क्योंकि मैं मेरा जिंदगी भर का अनुभव है इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन हो जाए। जरूर सर। ये जो भारत में धार्मिक स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? धार्मिक उन्माद जो चल रहा है जी, और जो भाजपा राम के नाम पर जो वोट मांग कर आगे बढ़े हैं। देखिए अब राम के जैसे कहते हैं राम के नाम को बदनाम ना करो। अयोध्या वालों ने जहां पे राम मंदिर बनाया वहीं पे हरा दिया, और वो भी किसने हराया? राम की नगरी है ना, मतलब वहां पर तो मनुवाद सबसे ताकतवर होना चाहिए। हराया एक दलित ने, जी है ना। आप सोचिए दलित ने हरा दिया, मतलब जो है राम भी दुखी हो गए इन पाखंडियों से, इन पापियों से। और एक जगह नहीं हराया, अयोध्या में 17 जगह ऐसी हैं इस देश में जो राम के साथ में जुड़ी हुई है ना। वो सब जगह पर लोगों ने हरा दिया। तो भारतीय संस्कृति जो है वो समन्वय वाली संस्कृति है। भारतीय संस्कृति के अंदर किसी के प्रति घृणा और नफरत जो है ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हम ये नहीं कहते जो है कि जैसे मूर्ति पूजक लोग हैं, ठीक है, वो प्रकृति पूजा अगर कोई करता है तो वो उसको काफिर नहीं बताते। वो ये उसको ये नहीं कहते कि ये जो है धार्मिक तौर पे या अधार्मिक लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं और ये धर्म के दुश्मन लोग हैं। यहां पर ये परिपाटी नहीं है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये कट्टरता फैला करके ये धर्म का दुरुपयोग करने का काम कर रही है। और ये दुरुपयोग जब तक चलता रहेगा, इनका काम, भारतीय जनता पार्टी को केवल एक ही पॉलिटिक्स आती है, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान। इसके अलावा इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, इस देश में जो महंगाई है, इस देश में जो कानूनी गारंटी होनी चाहिए एमएसपी पे, इस देश में कर्जा मुक्ति होनी चाहिए, इस देश में जो 10 करोड़ आदिवासी मुख्य तौर पर जो है विस्थापित हुए हैं पिछले 76 साल में, उनका संपूर्ण पुनर्वास होने का काम होना चाहिए। हर घर के अंदर कम से कम एक परिवार के एक आदमी को तो सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए। लेकिन कुछ करने को ये सरकार तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि लोगों को लड़ाते रहोगे सब काम चलता रहेगा। हमारे गोंडवाना चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये आपको कहना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और शुभकामना इसलिए, देखिए पूरा गोदी मीडिया जो है वो अडानी अंबानी की आवाज इस देश के मनुवाद की जो लोग संचालन करने वाले लोग हैं उनकी आवाज बन करके रह गया है। और आपका चैनल अगर जो है आदिवासियों के सवालों को उठा रहा है तो वो केवल आदिवासियों के लिए जरूरी नहीं है, पूरे समाज के लिए जरूरी है। हम लोग जो बात कह रहे हैं, जाति जनगणना की बात कह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि भाई पूरे जो आदिवासी हैं आज उनकी स्थिति क्या है। मैंने जो बात कहा, अगर ये एक इस तरीके का सर्वे होता है जिसमें ये पता चलता है कि ये 10 करोड़ लोग जिनके पास में जमीनें थी,
है ना, और उनको जो है आज भूमिहीन कर दिया गया। अगर ये वाली बात निकल करके सामने आती है जो कि भारत का योजना आयोग बताता है या नीति आयोग बताता है, तो फिर उनके लिए ऐसी पॉलिसी बनेगी कि उनके लिए क्या इंतजाम किया जा सकता है। तो इसलिए आपके चैनल का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और सोशल मीडिया से देखिए, हम लोग तो हमने 380 दिन किसानों का आंदोलन चलाया, मोदी मीडिया को भगा दिया था, वहां से कोई चैनल नहीं आता था, हमने मोदी को हरा दिया, 3 किसान विरोधी कानून उससे वापस हम लोगों ने करा दिए। अभी आपने ये देखा कि SC ST के कैटेगराइजेशन का जो पूरा मामला था, अभी उसके लिए 31 तारीख का भारत बंद का काम किया, है ना, पूरी हवा निकल गई मोदी सरकार की। इसके पहले लेटरल एंट्री वाला था, है ना, मतलब पूंजीपतियों के जो अपने उनके मतलब जिसे वो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं या जो विशेषज्ञ हैं, उनको सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का, उनको बड़ा बड़ा अधिकारी बनाने का ये जो विज्ञापन दिया था मोदी सरकार को, उसे वापस लेना पड़ा, है ना। मुझको ऐसा लगता है कि जो आंदोलन है उस आंदोलन का ये एक अभिन्न अंग है। जो गोंडवाना लैंड न्यूज है, ये जन आंदोलन का, जन आकांक्षाओं का, आदिवासियों की एक ये प्रखर आवाज है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहता हूं कि लोग इसे अधिक से अधिक देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ये तय करना चाहिए कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। मेरा केवल आखिरी लाइन ये है, जहां कहीं अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गुंडागर्दी, आतंक है, उसके खिलाफ आप बोलिए। नहीं बोल सकते हैं तो आप कम से कम शेयर तो कर सकते हैं ना, इस चैनल की आवाज को आप शेयर कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आपके यहाँ कोई अच्छा काम करने वाले लोग हैं तो उनको आप जो है महीने का 100 रुपया देना चालू कर दीजिए। कुछ तो करिए आप। केवल आप अगर गलत को गलत नहीं कहेंगे तो गलत बढ़ता चला जाएगा और फिर लुटेरों का राज बना रहेगा, शोषण और अत्याचार बढ़ता रहेगा। ये थे डॉक्टर सुनीलम, जो किसान संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक भी हैं। गोंडवाना लैंड समाचार के लिए मैं आनंद कुमार श्याम, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए गोंडवाना लैंड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें।